आज केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है रेट लो। रेट लो से पहले हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन केमिकल रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या समझाता था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। कौन? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब जैसे अगर मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाऊं रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो क्या था, हम एसिड माइनस डेल ए अपॉन में डेल टी, यानी जो कंसंट्रेशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिएक्टेंट की कम होती जाती है, एंड जो कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, बढ़ जाती है, जो हमने फॉर्मूले से और हमने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। इस पे हम नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं? ए है रिएक्टेंट एंड बी क्या है, प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट है, तो हमने माइनस डेल ए अपॉन में डेल टी, इधर हमने नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, कम हो रही थी, प्रोडक्ट की क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, इसलिए इधर नेगेटिव लगा दिया और इधर ये पॉजिटिव है। ये था रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करेंगे रेट लो। रेट लो हमें क्या समझाना चाहता है? देखो, रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या समझते हैं, क्या समझते हैं? स्पीड किसकी? केमिकल रिएक्शन की। हम रेट ऑफ रिएक्शन से ROR, जिसे हम शो कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन से हम ये समझते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको कितनी स्पीड है, उसकी स्पीड समझते हैं। फिर कुछ साइंटिस्ट ने ये बात की कि एक रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी, तो पहले तो उसका रिएक्टेंट देखो कि हाँ ये रिएक्टेंट है, फिर उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए उतना इंतजार करो कि ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट में बदलेगा, इतनी देर वेट करो और देखो कि धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा। एज विद कैटलिस्ट की हेल्प से वो जल्दी प्रोसीड हो सकती है रिएक्शन, बट साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि पहले रिएक्टेंट की क्वांटिटी देखो, प्रोडक्ट की देखो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की बढ़ रही है, एंड ये ऑल, तो क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे हम केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, जिससे जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड है वो क्या जल्दी पता लगाई जा सके, उसको जल्दी समझा जा सके। तो साइंटिस्ट ने रेट लॉ निकाल के लाए। साइंटिस्ट एक नया लॉ लेके आए जिसका नाम है रेट लॉ, एंड ये लॉ ऑफ मास एक्शन पे ही डिपेंड करता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, ये सब चीजें नहीं है, तो इसको अब हम समझेंगे। ये था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन का, इधर नेगेटिव साइन लगता है, ये इसको हम आर से शो करेंगे। अब अगर हम रेट लॉ की बात करें, उसको हम आर से शो करेंगे, और वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की, ये एक दूसरे के प्रोडक्ट होंगे। ये क्या होंगे? एक दूसरे के प्रोडक्ट होंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है रेट लॉ। देखो एक बार फिर से देखो, रेट लॉ को हम शो करेंगे आर से। रेट लॉ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट के। किसके? प्रोडक्ट के, ए और बी के। अब भाई ये ए और बी क्या है? ए है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, बी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, बी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B के प्रोडक्ट के, यानी कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। प्रोडक्ट नहीं समझे तो मल्टीप्लिकेशन, यानी इन दोनों के गुणा मल्टीप्लिकेशन के रेट लो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो आएगा के आएगा। इस के को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, जहां पे वेलोसिटी वर्ड आ गया वहां से हम क्या समझेंगे, स्पीड। फिजिक्स में वेलोसिटी पढ़ा होगा, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब से क्या समझ में आता है, यानी वेलोसिटी की बात हो रही है ना, तो ये के की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, ये सब, यानी के की वैल्यू भी कोई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। जैसे केमिकल रिएक्शन के फैक्टर्स पढ़े थे, कैटलिस्ट एंड ऑयल, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह, तो वैसे ही के भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कुछ फैक्टर्स के की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, कुछ फैक्टर्स के की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो यानी वेलोसिटी से ये समझ में आ रहा है कि के की वैल्यू कांस्टेंट तो वही नहीं रहने वाली है, बढ़ेगी घटेगी, इंक्रीज डिक्रीज होगा, वो बाद की बात है। के फैक्टर को हम के की
के को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले हम रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो रेट लॉ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट बी, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो के आया, और के है रेट कांस्टेंट। अब देखो, अब अगर हम एक एग्जांपल लें, एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, तो जैसे PCl3 एंड PCl2, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो R इज इक्वल के PCl5 फॉर्मूला है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो PCl3 इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और Cl2 का ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर हम बात करें अमोनिया की N2 + H2 इज इक्वल्स टू NH3 2N, ये हो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो, इधर 6 हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 3 लो। अब अगर हम इसको रेट लॉ में लिखना चाहें, अब हम रेट लॉ में लिखेंगे ना, तो एक बात का ध्यान रखना, रेट लॉ में प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता है, रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट लिखा जाता है। रेट लॉ में प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि रेट लॉ एक टेक्नोलॉजी है। रेट लॉ एक टेक्नोलॉजी है। जैसे टेक्नोलॉजी कैसे, पहले फोन वो वाले चलते थे, बट अभी आजकल एंड्रॉयड आ गए, मतलब पहले के टाइम को अगर हम अब भी टाइम में कंपैरिजन करें तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई। वैसे रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का बनाती थी, बट रेट लॉ क्या कहेगा? रेट लॉ कह रहा है कि आप सिर्फ रिएक्टेंट को देखो और रेट लॉ का पता कर लो। रेट लॉ का पता कर लो कि स्पीड क्या है, किसकी, रिएक्शन की। तो रेट लॉ है ना, प्रोडक्ट का वेट नहीं करता कि प्रोडक्ट कब बनेगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, नहीं। रेट लॉ सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और रेट लॉ कहता है कि आप रिएक्टेंट देखो और रेट स्पीड पता करो, रेट लॉ क्या है वो पता करो। तो हमें जब हम रेट लॉ की केमिकल रिएक्शन बनाएंगे ना, तो हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट से मतलब कब रखते थे? रेट ऑफ रिएक्शन में, रिएक्टेंट को नेगेटिव एंड प्रोडक्ट को पॉजिटिव वगैरह ये सब। तो रेट लॉ में हमें ये सब नहीं लिखना। तो अब ये जैसे अमोनिया की रिएक्शन बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट है, अमोनिया क्या प्रोडक्ट है। अब अगर मैं इसको रेट लॉ के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी? N2, ठीक है, एंड हाइड्रोजन को मैं H2। अब एक स्यप्पा हो गया। अब आगे 3 लिखा हुआ है, आगे क्या है? 3 है। अब स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट के तौर पे 3 है। अब इस 3 का क्या करें? 3 का क्या करें? ये 3 पावर पे जाएगा। रेट लॉ, जब रेट लॉ की हम कोई रिएक्शन लिख रहे होते हैं और जब आगे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, तो रेट लॉ में वो कहाँ जाता है? वो पावर पे जाता है। तो यहाँ पे H2 की पावर पे जाएगा 3। N2 के आगे कोई स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है? नहीं है। क्या है? 1 है। तो इधर आप 1 लिख सकते हो। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखो, और अगर कुछ है, जैसे हमारे इधर 2 होता तो हमें इसके ऑर्डर पे 2 लिखना पड़ता, बट अब 2 नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे? तो हम चाहे तो 1 लिख सकते हैं और चाहे तो कुछ मत लिखो, N2। और ये जो आगे स्टिशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम ऑर्डर पे लिखते हैं। देखो ये टॉपिक थोड़ा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है अगर हम इसको अच्छे से समझना चाहें। ये था रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की टेक्नोलॉजी आई रेट लॉ। अभी हम रेट लॉ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले है ना, रेट लॉ को और अच्छे से पढ़ेंगे। अब एक हमने PCl5 को एग्जाम्पल किया, एक हमने अमोनिया की रिएक्शन के एग्जांपल किया। देखो ये हमने जो रेट लॉ लिखा हुआ है थ्योरेटिकल, ये क्या है? थ्योरेटिकल। अब अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली लिखना चाहें, देखो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ना, हर चीज थ्योरेटिकल लिख के हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये सही है। एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो अब अगर हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट भी यही आ रहा है, यानी हमारा रेट लॉ क्या है? सही है। तो कुछ रिएक्शंस और ट्राई करते हैं, कुछ रिएक्शंस क्या करते हैं? और ट्राई करते हैं। PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब हमने देखा तो वो भी सही आ रहा था, ये था थ्योरेटिकल। और जब एक्सपेरिमेंटल देखा तब भी इसका जो ऑर्डर है, किसका? अब जो ये पावर लगती है ना किसी भी रेट लॉ पे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। तो पेंटाक्लोराइड का देखा, ये भी सही आ रहा था। अब अगर हम नाइट्रोजन का देखें, NO2 + O2 = 2NO2।
अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और ये डाइनाइट्रो ऑक्साइड। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 2 और 2 ये 4, बट इधर ऑक्सीजन हाँ 4 है, तो 2 और ये ज्यादा हो रहा है तो इधर हटा दो। ये 2 ऑक्सीजन 4 और इधर 4। पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस नहीं किया तो गलत हो सकता है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब देखो, अब हम इसका रेट लो लिखेंगे। रेट लो लिखेंगे तो क्या आएगा, एनओ। एनओ के आगे क्या है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है ना, तो पावर लगा दो जी, बिना सोचे समझे इस पे पावर लगा दो। अब लिखो O2। O2 आगे वाला मत लिखो, जो पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो लिखो। O2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। अब ये हमने लिखा थ्योरेटिकल, ये है थ्योरेटिकल। अब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल की। अब हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, जब हम लैब में लेके गए, लैब में हमने देखा, हम इस रिएक्शन को लैब में लेके गए, लैब में जब हमने इसको करके देखा, रेट लो देखा, तो हमारा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब भी ये आ रहा था, तब भी आ रहा था। तब हम इतने सारे हमने थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल इधर ये रेट कांस्टेंट लिख देना, के रेट कांस्टेंट लिखना जरूरी है। तो इतने सारे हमने रिएक्शंस देखे तो हमने सोचा कि हाँ हमारा रेट लो तो सही है, जो हम थ्योरेटिकल सोच रहे हैं वही एक्सपेरिमेंटल है। फिर हमने सोचा एक दो कुछ और करके देखा जाए, ये कुछ एग्जांपल्स देखे। अब एक एग्जांपल हमने और ट्राई किया। कौन सा ट्राई किया, जैसे मान लो H2O2, ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जब हमने इसको ट्राई किया तो क्या आया, H2O2, इधर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 3 हो रहे हैं, 6 और इधर हाँ इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 6 ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन 4 और इधर हाइड्रोजन 6। अब पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा हमें। हाइड्रोजन का जब हम बैलेंस देखेंगे H2O + O2, तो इधर ऑक्सीजन हो गए 3 और इधर ऑक्सीजन हो गए 2। तो अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन हो गए 4, तो 4 और हाँ 4, अब बैलेंस हो गई है। अब जब हमने इसका रेट लो लिखा, रेट लो देखा, तो H2O2 रेट लो, हम इसका क्या करेंगे, रेट लो हम इसका लिखेंगे 2। जब हम इसका रेट लो हमने थ्योरेटिकल देखा तो 2 आया, सॉरी रेट लो ऑर्डर देखा तो 2 आया। खुद देखो, हमें रिएक्टेंट से मतलब है, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है। अब जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करने लेके गए लैब में, तब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या 2 आया, नहीं 2 नहीं आया, तो क्या आया, 1 आया। ये क्या हो गया, पहले सारी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सारी सेम आ रही थी। हमने 3 से 4 करके देखे, बट जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके आए, हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया और सारा कुछ देखा, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर क्या आ रहा था, डिफरेंट आ रहा था, ऑर्डर डिफरेंट आ रहा था। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू एकदम डिफरेंट आ गई, इधर 2 और इधर 1। अब क्या किया जाए, अब हम ये करेंगे, अब हम देखेंगे कि ऑर्डर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब अगर आप रेट लो की डेफिनेशन पढ़ने लायक हो, देखो रेट लो इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि हम रेट लो को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं जो डिनोट करता है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच रेज टू द पावर विच मे और मे नॉट बी सेम, यानी पावर सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जो हमने देख लिया कैसे, एज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी स्टोइचियोमेट्रिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब नहीं हो सकता है, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैं एक बार रफ करके नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। अब हम देखेंगे रेट लो की एक डेफिनेशन, जैसे R = K, A और B, और ये इसकी हमने लगा दी पावर अल्फा एंड बीटा। देखो
कहने का मतलब ये है कि पावर स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मे और मे नॉट बी सेम एज स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी हम थ्योरेटिकल देख के एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं लिख सकते। रेट लॉ हमें यही समझाता है कि हमें जो रेट लॉ है वो थ्योरेटिकल पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको हमें एक्सपेरिमेंट करके ही देखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे ही रेट लॉ बना है। अब ये जो पावर लगती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये जो पावर है इसका हम सम करते हैं, जैसे मान लो अल्फा एंड बीटा, अब हम इनका सम करेंगे और जो आंसर आएगा वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे मान लो N2 + H2 = अमोनिया, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब बैलेंस, अब हम इसका रेट लो लिखना चाहते हैं तो रेट लो लिख दो H2 और इस पे पावर लगा दो, इसकी 1 और इसकी 3। अब हम इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानना चाहते हैं कि भाई ये जो रेट लो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो 1 + 3 = 4। ये हमारा आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये था रेट लो, इसके हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एंड इनके बीच का डिफरेंसेस। सो थैंक यू सो मच।